नमस्कार। मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूं आपका अपने इस क्लास में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, भूगोल और ख़ास करके भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपवाह तंत्र, है ना। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी में बात करेंगे अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जनरली ये है क्या? व्हाट डू यू मीन बाई ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, कैसे हम अपवाह तंत्र कहेंगे और अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? अपवाह तंत्र कहते किसको हैं, इसका कारण क्या है और इसके पीछे का मेन फैक्ट क्या है? किसको आप नदी कहिएगा, किसको नदी वेशीन कहिएगा, किसको नदी वेशीन कहिएगा, है ना। नदी का स्वरूप कैसा होता है, नदी का निर्माण कैसे होता है, नदी का जीवन शैली कैसा होता है और किस तरीके से यह किसी क्षेत्र को अपवाहित करती है और उस क्षेत्र को आप अपवाह तंत्र कहते हैं या उस क्षेत्र को आप उस नदी का तंत्र कहते हैं। देन आप इन सभी फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो इन सभी फैक्ट्स पे बात करने से पहले आप देखिए कि भारत का स्वरूप कैसा है और भारत का जो भूगोल है उसमें कितने प्रकार की नदियां अपवाहित हो रही हैं और किन नदियों से यहाँ का अपवाह तंत्र निर्मित हो रहा है और भारत में मुख्यतः कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है, मुख्यतः कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है। ये सारा सवाल आता है। तो इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि अपवाह तंत्र आप कहते किसको हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है और किस तरीके का होता है ड्रेनेज सिस्टम, किसको आप अपवाह तंत्र कहेंगे, कैसे नदियां किसी एक तंत्र का निर्माण करती हैं। तो अपवाह तंत्र का मतलब आप समझ लीजिए डायरेक्टली कि एक नदी का जाल है, नदी का जाल है और कोई भी बड़ी नदी जितनी भी छोटी नदियों का जल लेकर के जाती है, कोई भी बड़ी नदी जितनी भी छोटी नदियों का जल लेकर के जाती है और यह जितने क्षेत्र को अपवाहित करती है ना, मतलब छोटी नदियों का जल लेकर के जो नदी जा रही है, इन सब छोटी नदियों का जल जिस बड़ी नदी में मिल रही है और यह जिन क्षेत्रों को अपवाहित करती है, मतलब जिन क्षेत्रों से होकर के ये नदी बहती है, उसको इस नदी का अपवाह तंत्र कहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की तीन बड़ी नदियां कौन कौन? गंगा आप सब जानते हैं, यमुना आप सब जानते हैं और ब्रह्मपुत्र। ये तीन बड़ी अपवाह तंत्र गंगा की, सॉरी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीन बड़ी अपवाह तंत्र है इंडिया की। तीन बड़ी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। इन तीनों तंत्रों पर हम बात करेंगे कि गंगा का निर्माण कैसे हो रहा है, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, किन नदियों से मिलकर के गंगा बनी है और गंगा बनने के बाद कितने क्षेत्रों को अपवाहित करती है, कहां से कहां तक गंगा का प्रभाव क्षेत्र है और यह कैसे जाकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन होने से पहले ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। सिंधु नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है, यह किस प्रकार से भारत को अपवाहित करती है और कैसे यह पाकिस्तान में जाती हैं और भारत के पंच नदियों से मिलकर के यह अपना पूरा का पूरा जल क्षेत्र लेकर के यह अरब सागर में मिलती है। ब्रह्मपुत्र का निर्माण कहाँ से हुआ है, इसका अलग अलग नाम कौन कौन सा है और इन तीनों क्षेत्रों से ही बना है भारत का अपवाह तंत्र, भारत का ड्रेनेज सिस्टम, जिससे आप देखते हैं कि भारत में सिंचाई का एक बेहतरीन साधन का निर्माण हुआ है। यह तीनों नदियां हिमालयी नदियां हैं, हिमालय की नदी है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी भारत में अन्य नदियों का विकास हुआ है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई। ये नदियां जो भारत के दक्षिण भागों में हैं, इन्हें भारत की प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं और यह नदियां बारहमासी नदियां नहीं हैं। तो सबसे पहले जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होना होगा कि भारत में कितने प्रकार की नदियां हैं। तो भारत में मुख्यतः दो प्रकार की नदियां हैं और दोनों में समानता क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में समानता और असमानता क्या है, उस पर बात करेंगे। तब आपका क्लियर होगा कि कैसे हम अपवाह तंत्रों पर बात करें और कैसे इन तीन नदियों पर बात करें। तो सबसे पहले भारत में आप देखिए कि दो प्रकार की नदियां हैं। एक नदी जो इस तरीके से
हिमालय से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है और ऐसे बंगाल में गिर रही है। यह नदी है गंगा नदी, ठीक है। और इसकी ही एक नदी है जो इसकी सहायक नदी है और यह भी इसके पैरेलल चलती है और इलाहाबाद तक पैरेलल आने के बाद इसमें मिलती है। यह नदी है यमुना नदी। तो यह गंगा अपवाह तंत्र, यह भी हिमालय। दूसरा नदी जो हिमालय से ही निकलती है और पूरा असम तक समानांतर चल के डायरेक्ट 90 डिग्री पे मुड़ करके इंडिया में प्रवेश करती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यह भी गंगा में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो आप सबसे पहले देखें कि भारत के बगल में दो जो खाड़ियां हैं जहां नदियां मिल रही हैं, ये दो खाड़ियां कौन कौन सी है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। यही दोनों जगह पे नदियों का गिरने का स्थल है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो यहाँ दो नदी आपको मिल गया, एक गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र। और तीसरा नदी भी हिमालय से ही निकलती है, ये क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है। और तीसरा नदी हिमालय से निकलती है और पूरा ऐसे जम्मू कश्मीर में होते हुए ये नीचे की ओर प्रवेश करती है और पाकिस्तान के मिठानकोट होते हुए यह अरब सागर में गिरती है। यह नदी है सिंधु नदी। तो इन तीन नदियों से भारत का अपवाह तंत्र बनता है और ये तीनों नदियां भारत की हिमालयी नदियां हैं, ठीक है। ये पहला डाउट आपका क्लियर होना चाहिए कि भारत का तीन ऊपर वाला जो नदी है वो हिमालयी नदी है। इसके बाद आप बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी है। तो दक्षिण भारतीय नदियां या दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र से ही शुरू कर लीजिए या उसके पहले आप उड़ीसा से शुरू करेंगे तो उड़ीसा में महानदी, फिर महाराष्ट्र में गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर वैगई। ये प्रमुख नदियां हैं। इन प्रमुख नदियों के साथ आप देखिएगा कि अन्य छोटी छोटी नदियां भी हैं। जैसे गोदावरी की सहायक नदियों पर बात करेंगे तो पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, बाणगंगा, इन सब नदियों पर बात कर लेंगे धीरे धीरे। तो सहायक नदियों पर अभी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी हम लोग मुख्य नदी पर बात कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को आप नोट्स में लिखते जाएंगे। तो ये सब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां हैं। कहीं से निकल रही हैं और कहाँ गिर रही हैं वो जब एक एक नदी पे बात करेंगे तब क्लियर होगा। इसके बाद आप बात कीजिए, फिर से भारत का मैप बनाइए और बात कीजिए कि कुछ नदियां ऐसी हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इनमें से अमरकंटक से निकलने वाली ही नदी है। तीन नदी का नाम प्रमुख है, कौन कौन है? नर्मदा और ताप्ती। मुख्यतः दो ही नदी आप प्रमुख मान सकते हैं, नर्मदा और ताप्ती, बाकी नदियों को छोड़ दीजिए। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जब आप पढ़िएगा तो इसका भी फैक्ट देखिएगा कि एक अरावली की श्रेणी है और एक विंध्याचल की श्रेणी है और एक महादेव श्रेणी है। तो बीच से निकलती है, दो पर्वतों के बीच में, नर्मदा और ताप्ती। तो इन नदियों पर भी बात करेंगे। तो जब आप अपवाह तंत्र पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत ही विस्तार से पढ़ने का यह टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ने का टॉपिक है, क्योंकि अपवाह तंत्र से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरे के पूरे ज्योग्राफी में, खास करके भारतीय भूगोल में नहीं मिलेगा। लेकिन है, बाकी टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ की मिट्टी कैसी है, कहाँ के वन कैसे हैं, किन प्रकार के वन पाए जाते हैं, किन प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इन सब पे चर्चाएं हम लोग करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र के भी पहले आप देखिए कि भारत में अपवाह तंत्र मुख्यतः तीन प्रकार की, कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। यह तीन प्रकार की अपवाह तंत्र, तीन प्रकार के अपवाह तंत्रों पर बात कीजिए। इसके बाद सबसे पहला और सबसे लंबी बहने वाली नदी गंगा। तो भारत की सबसे पहली और सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिस पे बात करेंगे गंगा अपवाह तंत्र। यह भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को अपवाहित करता है और इसमें बहुत सारी नदियों का संगम होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि गोमुख नामक हिमानी से निकलती है गंगा नदी। गोमुख नामक हिमानी से निकलती है गंगा। गोमुख से निकलने के बाद यह जो है वो गंगा नदी नहीं निकलती है यहाँ से, गंगोत्री से जो निकल रही है यह गंगा नदी नहीं है, भागीरथी है ना।
और भागीरथी नदी है यह। और आप देखिए कि यहाँ पर पंच प्रयाग बनता है उत्तराखंड में। यह पंच प्रयाग बनने से पहले गंगा नदी जो है वो इस तरीके से कुछ पर्वत है, उत्तराखंड के 4 प्रमुख पर्वत जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और जहाँ से गंगा नदी निकल कर के आगे की ओर बढ़ती है, तो उन पर्वतों पे चर्चा हम लोग कर लें। 4 प्रमुख पर्वत है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, एक मिनट, यमुनोत्री और गंगोत्री, ऐसे 4 प्रमुख पर्वत क्रमशः केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। यहाँ विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, यमुनोत्री से यमुना और गंगोत्री से अभी भागीरथी नदी निकलेगी। भागीरथी, अलकनंदा नहीं, भागीरथी, मतलब अभी गंगा नहीं निकल रही, और यमुना भी अभी नहीं मिलेगी। अब यहाँ जब आते हैं तो पिंडार नदी मिलती है, सॉरी भागीरथी नहीं, अलकनंदा। यहाँ पिंडार प्लस अलकनंदा, फिर आप देखिए नंदका नदी आती है। यह अलकनंदा जा रही है तो नंदका प्लस अलकनंदा, पिंडार प्लस अलकनंदा, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल कर के आ रही है, तो ये दोनों मिलने के बाद भागीरथी नदी हो जाती है। और यह जब आकर के हरिद्वार के पास मिलती है, भागीरथी प्लस अलकनंदा, तब आप देखिए कि जब पिंडार प्लस अलकनंदा मिल रही है तो यहाँ पे कर्ण प्रयाग बन रहा है। फिर नंदका प्लस अलकनंदा मिल रही है तो नंद प्रयाग बन रहा है। फिर आप देखिए कि भागीरथी प्लस अलकनंदा जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे देव प्रयाग बन रहा है। इस तरीके से 5 प्रयाग बनते हैं उत्तराखंड में। तो देव प्रयाग जहाँ पे बन रहा है हरिद्वार में, हरिद्वार और ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश और हरिद्वार के पास यह नदियाँ मिलती हैं, और जहाँ पे देव प्रयाग बनता है, देव प्रयाग बनने के बाद इस नदी का स्वरूप गंगा का होता है। और हरिद्वार में पहली बार गंगा मतलब हिमालय से या फिर पर्वतों से नीचे उतर करके जमीन में आती है, मतलब पर्वतों से नीचे उतर करके भूमि में, धरातल पर पहली बार गंगा आती है, वह हरिद्वार में आती है, और यहाँ से गंगा का सफर शुरू होता है। तो अभी तक जो निकल रहा था और जहाँ से शुरुआत हो रहा था वो गंगा नहीं थी, वो अन्य नदियों का संगम होते जा रहा था, और इन नदियों का पानी लेकर के गंगा आती है। इसलिए गंगा इतना पवित्र है, इसलिए गंगा पवित्र है क्योंकि हिमालय के बेहतरीन, हिमालय के अन्य नदियों का जल लेकर के गंगा आगे बढ़ती है, और इन जलों में आप समझ लीजिए कि अलग अलग जड़ी बूटियों का संगम होता है, जड़ी बूटियों का सम्मेलन होता है, जिसके वजह से गंगा का पानी औषधीय गुण रखता है। गंगा का पानी में खत्म ना होने वाला या फिर बहुत दिनों तक चलने वाला जो केमिकल्स होता है वो पाया जाता है। इसलिए गंगा का पानी औषधीय गुण रखता है, और इसका आप उपयोग देवताओं के पूजा के लिए भी करते हैं, और इसका उपयोग आप हर चीज़ में कर सकते हैं। तो ये गंगा में आगे आप बढ़िएगा तो गंगा का स्वरूप अब आपको दूसरे तरीके को देखने को मिलेगा। अब जब हिमालय से गंगा नीचे उतर करके आई है, तब आप देखिए कि हिमालय से गंगा नीचे उतरती है तो किन नदियों का संगम होता है गंगा में। इसीलिए कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, है ना। तो जब गंगा हिमालय से नीचे उतर के आ रही है ना, तो अन्य नदियों का संगम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यह गंगा नदी है और इस तरीके से बह रही है भारत में, तो गंगा के दोनों किनारे की सहायक नदियां होंगी, ठीक है। गंगा जब बह रही है तो गंगा के दोनों किनारे की सहायक नदियां होंगी। यमुना भी इसके पैरेलल बहती है, यमुना नदी इसके पैरेलल बहेगी, और यह इलाहाबाद तक पैरेलल बहती है, यानी कि सबसे लंबा दूर तक समानांतर बहने वाली नदी है यमुना नदी। और यह क्वेश्चन आता है कि गंगा का सबसे लंबा समानांतर नदी कौन है, तो यमुना नदी, और समानांतर बहने वाली नदी को याजू नदी भी कहते हैं। तो यह भी सवाल आता है कि गंगा का सबसे लंबा याजू नदी कौन है, यमुना नदी।
अब यमुना नदी भी अन्य नदियों का पानी लेकर के बहती है, जैसे चंबल कोटा में, केन, बेतवा, इन सब नदियों का पानी लेकर के यमुना गंगा में मिल रही है। और यहाँ गंगा में देखिएगा तो गंगा में अलकनंदा, भागीरथी वगैरह नदियाँ मिलने के बाद भी देखिए रामगंगा, रामगंगा, वाणगंगा, बाणगंगा, इसके बाद आप देखिए कि अन्य नदियाँ इसमें मिलते जाती हैं, है ना। तो गंडक, कोशी, कोशी, महानंदा, ये सब गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं यमुना, यमुना, सोन, पुनपुन, फल्गु, यमुना, सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय, फल्गु और अजय। इस तरीके से अगर आप मैपिंग से पढ़िए तो गंगा अपवाह तंत्र आपका क्लियर हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियाँ तो रामगंगा, बाणगंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। गंगा के दाहिने किनारे से सहायक नदियाँ अगर आप देखिएगा तो यमुना, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। यमुना की सहायक भी आपको क्लियर हो जाएगी, चंबल, केन, बेतवा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो गंगा अपवाह तंत्र आपका एक नॉर्मल वे में क्लियर हो जाएगा। और गंगा अपवाह तंत्र में और भी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इन नदियों में आपको छोटी छोटी नदियाँ हैं, यहाँ घाघरा नदी भी एक आकर के मिलती है गंगा में। तो इस तरीके से आप पहले नोट्स बना लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गंगा सबसे लंबा नदी है तो कितनी लंबाई है उसकी, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई है। फिर आप देखिए कि गंगा किस तरीके से बंगाल से जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलता है। और गंगा का पूरा सफ़र आप देखेंगे तो आप पॉइंट्स वाइज लिखना पड़ेगा आपको कि गंगा कहाँ से निकलती है, निकास स्थान इसका गंगोत्री, गंगोत्री जिला उत्तरकाशी, उत्तरकाशी राज्य उत्तराखंड, हिमानी, किस हिमानी से निकल रही है तो गोमुख नामक हिमानी से निकल रही है, लंबाई 2525 किलोमीटर, है ना। इसके बाद अगर आप देखिए तो सहायक नदियाँ या फिर लंबी सहायक, लंबी सहायक यमुना, ठीक है, प्रयाग, उत्तराखंड में पंचप्रयाग, पंचप्रयाग, ठीक है। और कहाँ से आती है मतलब कि भूमि में कहाँ से प्रवेश करती है तो हरिद्वार। इसके बाद राज्य, कौन कौन राज्यों में गंगा चल रही है तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा झारखंड में जाती है, वह झारखंड में एक ही जगह जमुई के पास। उसके बाद आप देखिएगा या भागलपुर के पास आप मान लीजिए, और झारखंड के बाद बंगाल, बंगाल के बाद बांग्लादेश। यह गंगा का सफ़र है, पूरा का पूरा सफ़र आप एक बार में क्लियर करेंगे। गंगा का सफ़र कितना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, बंगाल के बाद बांग्लादेश, ठीक है। गंगा का आप देखिए मुहाना कहाँ है गंगा का तो मुहाना है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में भी उसके पहले यह ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन कर जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके पहले आप देखिए कि गंगा जब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है तो यह डेल्टा का निर्माण कर रही है। डेल्टा क्या होता है, और डेल्टा और एस्चुअरीज ये दो चीज़ें होती हैं। नदियाँ जब अपने मुहाने पे किसी चीज़ का निर्माण करती है तो ये डेल्टा और एस्चुअरीज, एस्चुअरीज का निर्माण नर्मदा और ताप्ती करती है और डेल्टा का निर्माण भारत के पूर्व की ओर बहने वाली समस्त नदियाँ करती हैं। जिनमें सबसे बेहतरीन डेल्टा का निर्माण गंगा करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, और यह बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा फेमस क्यों है तो सुंदरी वृक्ष के कारण फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष पाया जाता है उसका नाम है सुंदरी वृक्ष। और यह वृक्ष कुछ इस प्रकार का होता है कि उसकी जड़ें नीचे होती हैं और उसका पेड़ ऊपर की ओर फैला होता है, और जड़ इसका बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से डेल्टा पे उसका दबाव बना रह सके। तो इस तरीके से आप देखिए कि गंगा का प्रमुख पॉइंट्स आपका क्लियर होते जा रहा है। उसके बाद गंगा का सहायक नदी,
यह इंपॉर्टेंट है। आप सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना सीख जाइए, क्योंकि पढ़ने के समय एंजॉय ना करें तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। कहा जाता है कि परिंदों को मंजिल मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आपके हुनर बोलने चाहिए, आप नहीं बोलने चाहिए, आपके हुनर बोलने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ दुष्यंत कुमार का लाइन, है ना, कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। तो ये बुनियाद हिला के रख दो यार। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, मज़े लेकर के पढ़ो। आगे देखो, गंगा नदी की सहायक। तो गंगा की सहायक नदी में आपका दो तरीके का सवाल आएगा, दाहिनी सहायक और बाएं किनारे की सहायक। अब सवाल का ट्रेंड चेंज हो गया है। हम लोग पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप सवाल को समझिए। सवाल का ट्रेंड चेंज हो गया। चाहे आप यूपीएससी का तैयारी करें, बीपीएससी का करें, ये तो बड़े नाम हैं, रेलवे, एसएससी, या आप किसी भी इंट्रेंस का तैयारी करें, सवाल का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। सवाल क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नहीं है, नहीं है। निम्न में से कौन गंगा के बाएं किनारे की सहायक नहीं है। निम्न में से कौन दो नदियां गंगा के दाहिने किनारे की सहायक हैं। दो बाएं वाला दे देगा और दाहिने वाला आपको खोजना है। तो ऐसा ऐसा सवाल आएगा। इससे बेहतर है कि आप इस फैक्ट को जान करके रखें, है ना। तो दाहिने किनारे की सहायक कौन कौन सी हैं, बाएं किनारे की सहायक कौन कौन सी हैं, तो आपको मैंने बताया था। रामगंगा दाहिने किनारे में, एक मिनट, सॉरी, दाहिने किनारे में यमुना, पुनपुन, यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु। हालांकि फल्गु गंगा में मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम लिया जाता है, अजय। बाएं किनारे में रामगंगा, घाघरा, कोशी, गंडक, महानंदा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक और महानंदा, ये नदियों का नाम आप याद रखेंगे। और इसमें भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे रामगंगा, इसकी भी बहुत सहायक होंगी, तो उतना डेप्थ में जाएंगे तो बहुत मिलेगा। घाघरा की बहुत सहायक होंगी। तो इन सब छोटी छोटी नदियों का जल लेकर के गंगा नदी बहती है, इसलिए गंगा का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके बाद हम लोग दो अपवाह तंत्र और पढ़ेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद फिर हम प्रायद्वीपीय नदियों पे बात करेंगे, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा भारत की नदी क्लियर होगा, भारतीय अपवाह तंत्र क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका होमवर्क रहेगा, गंगा नदी पर पूरा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।